हेलो स्टूडेंट्स, आधार स्टडी में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं कमल यादव। और स्टूडेंट्स, हमने जो लास्ट क्लास थी उसमें रीट के जो मैथमेटिक्स के क्वेश्चन थे वो किए थे हमने। आज हम उसी क्लास को आगे बढ़ा रहे हैं। उस लास्ट क्लास में हमने रीट 2011 लेवल 2 का पेपर सोल्व किया था, जिसमें 10 क्वेश्चन 10-12 क्वेश्चन हमने कर लिए थे। आज उसी पेपर को मैं आगे बढ़ा रहा हूँ, उसी पेपर को आगे सोल्व कर रहा हूँ। अगर आप लोगों ने पहले वो नहीं देखा तो आप लोगों को उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप उसे जरूर देखें। तो स्टूडेंट्स, आज की क्लास को शुरू करते हैं। स्टूडेंट्स, आज का अपना क्वेश्चन है कि दो बिंदु ए व बी जिनके बीच की दूरी जो है वो 50 मीटर है। कितनी है? 50 मीटर दूरी दे रखी है हमें, 50 मीटर। मतलब ऐसे मान लो कि बिंदु ये ए है और ये बिंदु है बी। ये दो बिंदु हो गए, ठीक है। और इन दोनों के बीच की दूरी बच्चों कितनी है? 50 मीटर। अब देखो, दो कारें हैं एक्स और वाई, यानी यहां से दो कार चल रही है। एक कार चल रही है इधर एक्स कार, और मान लो एक कार और है वाई कार। दो कारें इधर बी की ओर जा रही है। अब क्या है कि x की गति 10 मीटर पर सेकंड और y की गति 25 मीटर पर सेकंड। मतलब x जो है वो चल रही है 10 मीटर प्रति सेकंड की स्पीड से, और ये तो है x की स्पीड, और जो y है उसकी स्पीड है 25 मीटर प्रति सेकंड। अब देखो, a से चलकर बी तक पहुंचने में लगा समय क्या होगा? बड़ा आसान क्वेश्चन है। देखो, इसका मतलब क्या है कि एक सेकंड में जो एक्स कार है वो 10 मीटर चलती है। कितनी चलती है? 10 मीटर। एक्स कार जो है वो एक सेकंड में 10 मीटर प्रति सेकंड, 10 मीटर प्रति सेकंड मतलब एक सेकंड में 10 मीटर। तो 50 मीटर कितने में चलेगी? सिंपल सी है, 5 सेकंड में चलेगी। कितने समय में? 5 सेकंड में। अगर ऐसा नहीं तो आप लोग फॉर्मूले से निकाल सकते हो। आप लोगों को दूरी का, चाल का फॉर्मूला पता है। चाल बराबर क्या होता है बच्चों? चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। ठीक है, चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटा समय। अब मुझे ये बताओ, चाल अगर हमें समय निकालना है तो समय का सूत्र क्या हो जाएगा? अगर हमें समय ज्ञात करना है तो समय का सूत्र क्या होगा? समय बराबर क्या बन जाएगा? चाल दूरी बटा चाल। ठीक है। अब देखो, यहां पर दूरी कितनी है? 50, और चाल कितनी है? 10। 5 सेकंड आ गया। सेम वैसे ही इसको भी आप लोग निकाल सकते हो। इसमें अगर सीधा तरीका देखें तो 25 मीटर प्रति सेकंड, यानी एक सेकंड में 25 मीटर। अगर एक सेकंड में 25 मीटर तो 50 मीटर कितने सेकंड में जाएगी? 2 सेकंड में। तो इसका आंसर सी सही हो जाएगा। ठीक है। तो जो रीट लेवल 2 के जो क्वेश्चन है मैथ के, बड़े आसान क्वेश्चन होते हैं। अगर आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखोगे तो आप लोगों के कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होंगे। देखो, ऐसे ही अगला क्वेश्चन है कि 13,260 रुपए हैं को राम और श्याम में इस प्रकार विभाजित करें कि राम को 11 मिले तो श्याम को 15। एक तरीके से ये जो क्वेश्चन है ये अनुपात समानुपात का क्वेश्चन है बच्चों। ये क्लासें हमने ली हैं, आप लोगों को मैंने करवाए हैं अनुपात समानुपात के क्वेश्चन। कि 13,260 जो रुपए हैं, इसको 13 रुपए मतलब राम को 13 दे तो श्याम को 15 देना पड़ेगा। राम को, सॉरी 13 नहीं है 11 है। राम को अगर 11 दे तो श्याम को 15 देना पड़ेगा। अगर राम को मैंने 22 दिए तो श्याम को 30 देना पड़ेगा। सेम इसी अनुपात में बढ़ाना है। अब इसी अनुपात में 13,260 रुपए को हमें बांटना है कि किसको कितने कितने मिलने चाहिए। ठीक है, इसी अनुपात। तो ये अनुपात मान लो इसको। अब देखो, मैंने आप लोगों को क्लास में बताया कि 13,260 जो है वो टोटल अमाउंट है। टोटल अमाउंट है 13,260। अगर ये टोटल अमाउंट है तो अनुपात का टोटल क्या होगा? अनुपात का टोटल हो गया बच्चों कितना? 26। कितना हो गया? 26 हो गया। अनुपात का टोटल कितना हो गया? 26। अगर अनुपात का टोटल 26 हो गया और इसको अगर आप लोग काटोगे तो ये आ जाएगा 510। कितना आ गया? 510। अब मुझे मान लो इस 510 से किसको गुणा करना है? मुझे जिसका अनुपात निकालना है उसका गुणा करना है। मैंने ऐसे ही बताया था कि अगर टोटल दिया है तो अनुपात के टोटल से डिवाइड कर दो। अनुपात के टोटल से डिवाइड कर दिया, जिसका मान निकालना है उसके मान से गुणा कर दो। जैसे मान लो मुझे राम के लिए निकालना है तो राम का अनुपात कितना है? 11। 11 से मल्टीप्लाई कर दूंगा और ये कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा बच्चों
5,610 रुपए। कितना आ जाएगा? 5,610। तो राम का ये हो गया। और अगर ये ऑप्शन में देखें तो बी ऑप्शन आप लोगों का यहीं सही हो जाएगा। पहले राम के लिए पूछा है तो राम का आंसर आ जाएगा। आप लोग श्याम के लिए निकाल के देखना, ठीक है? आसान सा क्वेश्चन। नेक्स्ट देखो, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? असत्य के बारे में पूछा है। देखो, किसी त्रिभुज की माध्यिकाओं का प्रतिच्छेद बिंदु केंद्रक कहलाता है। बिल्कुल सही बात है, ठीक है। किसी त्रिभुज की माध्यिकाओं का प्रतिच्छेद बिंदु क्या कहलाता है? देखो, जैसे मान लो ये एक त्रिभुज है, ठीक है, और इसका प्रतिच्छेद बिंदु अगर हम देखें तो, जैसे मान लो माध्यिकाओं का प्रतिच्छेद बिंदु, जैसे यहां से ये लाइन खींचूं, ठीक है, इसकी माध्यिका बन जाएगी। जैसे मैं इसको सही से बना देता हूं। ये माध्यिका है। माध्यिका क्या होती है? सामने वाली शीर्ष से सामने वाली भुजा को समद्विभाजित करने वाली लाइन को माध्यिका कहते हैं। और ये जहां पर मिलती है वो बिंदु केंद्रक कहलाता है। एकदम सही है। दूसरा देखो, किसी त्रिभुज के शीर्ष से सामने वाली भुजा पर डाले गए लंबों का प्रतिच्छेद बिंदु लंब केंद्र। सही है एकदम, ठीक है। और लंब केंद्र चलो बता देता हूं ये भी क्या है। जैसे मान लो एक ये त्रिभुज है, ठीक है, ये त्रिभुज है। हमने क्या किया, यहां पर किसी त्रिभुज के शीर्ष से सामने वाली भुजा पर डाले गए लंबों का प्रतिच्छेद बिंदु, यहां से मैं क्या करूं, यहां से सामने वाली भुजा से एक अभिलंब डालूं इस तरीके से, ठीक है। ऐसे ही इस भुजा से मैं अभिलंब डालूं यहां पर, जैसे इस पर तो ये अभिलंब है, इस पर ये अभिलंब है, तो ये अभिलंब का प्रतिच्छेद बिंदु हो गया, ठीक है। कहने का मतलब क्या है, जैसे मान लो ये त्रिभुज है, यहां से मैंने एक अभिलंब यहां डाला, एक अभिलंब इस शीर्ष से एक अभिलंब यहां डाला, इस शीर्ष से एक अभिलंब यहां डाला, तो ये जहां पर कटते हैं उस बिंदु को कहते हैं लंब केंद्र। क्या कहा जाता है बच्चों? लंब केंद्र। ध्यान रखना, ठीक है। ये भी सही है। इसका मतलब किसी त्रिभुज के तीनों कोणों का समद्विभाजक एक बिंदु पर मिलते हैं। किसी त्रिभुज के तीनों कोण, ये भी सही है। किसी त्रिभुज के तीनों कोणों का समद्विभाजक जो होता है वो एक ही बिंदु पर मिलता है। एकदम सही है। त्रिभुज की तीनों भुजाओं की माध्यिका उस भुजा पर लंब होती है। ये जरूरी नहीं है कि माध्यिका जो है वो भुजा पर लंब हो। समद्विभाजित करती है, सही है, लेकिन भुजा पर लंब हो ये जरूरी नहीं है। इसका मतलब ये वाला जो कथन है वो असत्य हो जाएगा, ठीक है बच्चों। ये भी क्लासें हमने ली है। अगर आप लोगों ने नहीं देखी है तो मैं इसकी जो क्लासें हैं इसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप जरूर देखें इनको, ठीक है। देखो, किसी त्रिभुज की तीनों भुजाएं, इसमें हमें क्या क्या देखना है कि कौन सा कथन दो त्रिभुजों की सर्वांग समता के लिए सत्य नहीं है। आप लोग ये जरूर ध्यान रखना कि क्या नहीं पूछा है हमें, सत्य नहीं है मतलब कौन सा सही नहीं है इसमें कथन। देखो, मतलब दो त्रिभुज है, सर्वांग सम है, उनके लिए ये कथन पूछा है। पहले मैं आप लोगों को बता दूं सर्वांग समता क्या होती है। देखो, दो त्रिभुज सर्वांग सम होते हैं। सर्वांग सम मतलब वो एक जैसे हो एकदम। जैसे ये त्रिभुज है और ये त्रिभुज है, दोनों त्रिभुज अगर एक जैसे होंगे, दिखने में एक जैसे होंगे, भुजाएं एक जैसी होगी, कोण समान होंगे, तो ऐसे त्रिभुजों को सर्वांग सम, मतलब कोण समान होनी चाहिए, भुजा समान होनी चाहिए, सर्वांग सम होते हैं। अब सर्वांग सम के लिए देखो, तीनों भुजाएं क्रम से दूसरे त्रिभुज की तीनों भुजाओं के बराबर, भुजाएं बराबर होनी चाहिए, सही है। दो भुजाएं और उनके बीच का कोण, ध्यान रखना ये एक नियम है जिसको अपन SAS नियम कहते हैं। दो भुजाएं और उनके बीच का कोण बराबर होना चाहिए। कोई भी दो भुजा और एक उनके बीच का कोण अगर बराबर होगा दो त्रिभुजों के लिए, मतलब जैसे ये भुजा इस भुजा के बराबर, ये भुजा इस भुजा के बराबर और ये कोण इस कोण के बराबर, तो ये दोनों त्रिभुज अपने आप सर्वांग सम हो जाएंगे। ऐसे ही दो कोण और उनकी बीच की भुजा, ठीक है, बराबर होनी चाहिए। मतलब कोई भी दो कोण, जैसे मान लो एक ये कोण एक ये कोण, इसके अलावा एक कोण ये एक कोण ये, दो कोण तो ये और इनके बीच की एक भुजा अगर बराबर है तो भी वो त्रिभुज क्या हो जाएंगे बच्चों? सर्वांग सम हो जाएंगे, ठीक है। त्रिभुज के तीनों कोण, त्रिभुज के दूसरे त्रिभुज के तीनों, ये जरूरी नहीं है। देखो, तीनों कोण बराबर हो, तीनों कोण बराबर हो और त्रिभुज सर्वांग सम हो, ऐसा जरूरी नहीं है। देखो मैं आप लोगों को बताता हूं, जैसे मान लो जैसे एक त्रिभुज है ये,
ठीक है। और एक त्रिभुज बना रहा हूं मैं, ये थोड़ा दोबारा बनाता हूं इसको, एक त्रिभुज। अब देखो ये त्रिभुज, ये वाला जो त्रिभुज है ये बड़ा त्रिभुज है, ये छोटा त्रिभुज है, ठीक है। लेकिन इन तीनों के, इन दोनों के कोण बराबर है। ये वाला कोण इसके बराबर है, ये कोण इसके बराबर है, ये कोण इसके बराबर है, कोण इनके बराबर है, कोण बराबर है। लेकिन ये सर्वांग सम नहीं है। सर्वांग सम में क्या होती है, भुजाएं भी बराबर होनी चाहिए, लेकिन इसमें देखो आप लोग भुजाएं बराबर नहीं है। यानी तीनों कोण अगर बराबर हो तो जरूरी नहीं है सर्वांग सम हो। हाँ, इनको समरूप कह सकते हैं। ये दोनों क्या है, समरूप त्रिभुज है। कैसे त्रिभुज है, समरूप। समरूप त्रिभुज हो सकते हैं, सर्वांग सम नहीं हो सकते। तो आप लोगों का आंसर ये हो जाएगा, ठीक है। उसके आगे देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी चतुर्भुज का प्रत्येक कोण, किसी चतुर्भुज का प्रत्येक कोण 180 डिग्री से अगर कम है तो उस चतुर्भुज को क्या कहते हैं। बच्चों ध्यान रखना, अगर सारे कोण 180 डिग्री से कम, जैसे मान लो कि कोई चतुर्भुज ऐसा है, ऐसा कोई चतुर्भुज है, इसके ये जो कोण है, ये वाले कोण अगर मान लो 180 डिग्री से कम है तो ऐसे चतुर्भुज को उत्तल चतुर्भुज कहते हैं। क्या कहते हैं, उत्तल चतुर्भुज, ठीक है। अवतल भी बता देता हूं मैं। अवतल चतुर्भुज क्या होगा, जैसे मान लो कोई चतुर्भुज ऐसा है, ठीक है, इस तरीके से कोई चतुर्भुज है, तो इसमें देखो ये वाला एक कोण जो है वो 180 डिग्री से ज्यादा है। एक कोण, सिर्फ एक कोण 180 डिग्री से ज्यादा है, तो ऐसे चतुर्भुज को अवतल चतुर्भुज कहते हैं। क्या कहते हैं, अवतल चतुर्भुज। तो ये तो हो गया उत्तल चतुर्भुज, कोई भी कोण जो है 180 डिग्री से ज्यादा नहीं होगा, 180 डिग्री से कम होंगे, तो ऐसे चतुर्भुज को कहेंगे अपन उत्तल चतुर्भुज। और अगर मान लो एक कोण 180 डिग्री से ज्यादा है तो उसे क्या कहेंगे, अवतल चतुर्भुज। अब आप लोगों को ये तो पता है कि समांतर चतुर्भुज क्या होता है और समचतुर्भुज क्या होता है। अगर आप लोगों को नहीं पता तो इनकी क्लासें भी हो रखी है, इनकी क्लासें मैंने क्लासों में अच्छे से समझाया है, लिंक आप लोगों को मिल जाएगा। नेक्स्ट है कि दिए हुए चित्र में दो समानांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा, मतलब ये मान लो कि ये एक समानांतर रेखा है, एक ये समानांतर रेखा है, इसको एक तिर्यक रेखा ये काट रही है, ठीक है। तो बने हुए एकांतर कोण है, एकांतर कोण क्या है वो हमें बताने हैं। तो देखो ध्यान रखना बच्चों, एकांतर कोण कौन से होते हैं, ये कोण और ये कोण, ये एकांतर कोण है, ये दोनों एकांतर कोण है, ये और ये, मतलब कोण 2 कोण 7, ये एकांतर कोण है। और एक हो गया कोण 1 कोण 8, कोण 1 और कोण 8, ये भी एकांतर। इनको कहते हैं बाह्य एकांतर, क्योंकि ये बाहर की साइड में, इनको क्या कहेंगे, बाह्य एकांतर, और ये बराबर होते हैं, ठीक है। बाह्य एकांतर मैं लिख देता हूं यहां पर, इन्हें क्या कहा जाता है, इन्हें कहा जाता है बाह्य एकांतर कोण। क्या कहा जाता है बच्चों, बाह्य एकांतर कोण, ध्यान रखना। ऐसे ही जैसे कोण है, एक तो ये वाला कोण, एक तो ये कोण है और एक ये कोण है, यानी कोण 3 कोण 6, कोण 3 और कोण 6। इसके अलावा कोण 4 और कोण 5, कोण 4 कोण 5, ये भी एकांतर कोण है। लेकिन ये देखो, ये इस भुजा और इस भुजा, ये दो जो समानांतर भुजाएं इनके अंदर आ रहे हैं, इसलिए इनको कहा जाता है आंतरिक एकांतर कोण, अंतः एकांतर कोण। इन्हें क्या कह देते हैं, अंतः एकांतर कोण। ये आप लोगों को विशेष ध्यान रखना है। और ये भी बराबर होते हैं, कब बराबर होते हैं, जब ये दो रेखाएं, दोनों रेखाएं क्या हो, एक दूसरे के समानांतर हो, ठीक है। तो अगर इसमें देखें तो अपना ऑप्शन इसमें मिल रहा है 2 7 1 8, 2 7 1 8, ये ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, ठीक है। बड़े आसान क्वेश्चन होते हैं बच्चों, आप लोग अगर थोड़ी प्रैक्टिस करोगे तो मैथ मतलब इतना मुश्किल नहीं है कि आप लोगों के क्वेश्चन गलत हो, बहुत आसान क्वेश्चन होते हैं। लेवल 2 के जो मैथमेटिक्स के क्वेश्चन होते हैं, आप लोगों को बस थोड़ा सा इनको अच्छे से समझना है। देखो इसकी क्लासें भी हमने ली, मतलब जो आप लोगों की ये जो क्षेत्रमिति है, ये जो त्रिभुज आयत वगैरह क्षेत्रफल है, इसकी सारी क्लासें हमने ले रखी। इसकी सारी क्लासें आप लोग देखना, प्लेलिस्ट में आप लोगों को एक जो है प्लेलिस्ट बनी हुई मिल जाएगी आप लोगों को, वहां पर आप लोग इन क्लासों को अगर लोगे तो आप लोगों की कोई क्वेश्चन गलत नहीं होगी। आप लोग एक बार ट्राई जरूर करना।
ठीक है। देखो चित्र में अल्फा का मान क्या होता है, इस अल्फा कोण का मान क्या होगा। तो बच्चों ये भी क्लास में मैंने बताया आप लोगों को कि किसी जीवा से केंद्र पर बनने वाला कोण, किसी जीवा से कहा केंद्र पर बनने वाला कोण का आधा होता है। कौन होता है, अगर उसी जीवा से परिधि पर कोण बनाया जाए। कहाँ कोण बनाया जाए, परिधि पर। अगर मैं किसी जीवा से केंद्र पर कोण बनाऊं, जैसे यहां पर 60 डिग्री का कोण बना हुआ है, और इसी जीवा ए बी से मैं परिधि पर कहीं पे भी कोण बनाऊंगा, ठीक है, चाहे जरूरी नहीं है इस डी बिंदु पर बने, चाहे ये यहां पर भी बन सकता है, ठीक है ना, ये इस जगह पर भी बन सकता है, ये कोण भी हो सकता है। तो ये कोण जो है केंद्र पर बनने वाले कोण का एकदम आधा होता है। कितना होता है, आधा। तो अगर हम देखें 60 डिग्री है तो आधा कितना हो जाएगा, 30 डिग्री इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही देखो किसी किसी वृत्त में एक जीवा का, किसी वृत्त में एक जीवा द्वारा केंद्र पर बनाया कोण उसी जीवा द्वारा परिधि पर किसी अन्य बिंदु पर बनाए गए कोण के बराबर होता है। देखो अभी मैंने आप लोगों को बताया कि मान लो, फिर से बता देता हूं कि ये वृत्त है, ठीक है। अब मैं क्या करूं, यहां से ये इसका केंद्र हो गया, ये हो गई जीवा, क्या हो गई, जीवा। अगर मैं इस जीवा से केंद्र पर कोई कोण बनाता हूं, जैसे ये कोण बन गया, अगर इसी जीवा से मैं परिधि पर कहीं पे भी कोण बनाऊं, इसी जीवा से अगर परिधि पर कहीं पे भी कोण बनाऊं तो ये इस कोण का आधा होगा। बच्चों ध्यान रखना, इस कोण का क्या होगा, आधा होगा। अगर ये 60 डिग्री है तो ये 30 डिग्री, लेकिन इसमें क्या कहा है कि बराबर होता है, तो ये गलत है, ठीक है। यानी इसका एक ऑप्शन गलत है, असत्य पूछा है तो यही असत्य है, यही अपना आंसर हो जाएगा, ठीक है। वैसे और भी बता देता हूं मैं, किसी वृत्त के केंद्र से बराबर दूरी पर स्थित जीवाओं की लंबाई बराबर होती है। मतलब जैसे मान लो ये वृत्त है, ठीक है, ये केंद्र है। अब मैं एक जीवा यहां पर है, एक जीवा यहां पर है और एक जीवा यहां पर, मान लो ये दो जीवा है। क्या है कि केंद्र, वृत्त के केंद्र से बराबर दूरी पर स्थित जीवाओं की लंबाई, अगर मान लो इस केंद्र से ये वाली दूरी और ये वाली दूरी बराबर है तो इन जीवाओं की लंबाई भी बराबर होती है। ये भी अपन ने पढ़ा है, सही है, ऑप्शन है, ठीक है, ये सही है। अब है कि किसी वृत्त में एक जीवा द्वारा परिधि के अलग अलग बिंदुओं पर बनाए गए कोण बराबर होते हैं। एक जीवा द्वारा, मैंने अभी बताया आप लोगों को कि जीवा द्वारा चाहे कोण यहां पर बना लो, ठीक है, चाहे यहां पर बना लो, कहीं पे भी कोण बना लो, जो कोण बनेगा परिधि पर वो सारे बराबर होंगे, ठीक है। तो ये भी सही है। वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया दम, देखो वृत्त के केंद्र से इस जीवा पर अगर मैं, वृत्त के केंद्र से अगर किसी जीवा पर अभिलंब डालता हूं तो वो इस जीवा को दो भागों में विभाजित करता है। ये भी सही, मतलब ये तीनों कथन सत्य है, ये वाला जो कथन है वो गलत है और गलत ही हमें पूछा है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, एक आयत है एक्स वाई जेड यू, एक्स वाई जेड यू, ये आयत है, ठीक है ना। ये आयत आप लोगों को दिख गया होगा, एक्स वाई जेड यू, ठीक है। हमें कहा है कि इसमें u z 5 सेमी है, u और z का मान 5 सेमी है। xu का मान जो है, ये वाली जो भुजा है xu, इस भुजा का मान कितना है, इस भुजा का मान 4 सेमी है, ठीक है। ये वाली भुजा कितनी दे रखी है, 4 सेंटीमीटर, और ये दे रखी है हमें 5 सेंटीमीटर। तो हमें पूछा है कि समांतर चतुर्भुज के एल जेड यू, देखो के एल जेड यू, ये जो त्रिभुज दिख गया समांतर चतुर्भुज है, का क्षेत्रफल क्या होगा। तो बच्चों मैंने आप लोगों को बताया है समांतर चतुर्भुज जो होता है उसका क्षेत्रफल होता है आधार इंटू ऊंचाई। क्या होता है, आधार इंटू ऊंचाई। तो इसका भी सेम उसी तरीके से निकल जाएगा। देखो समांतर चतुर्भुज तो इसका 5 सेमी तो आधार हो गया, और ऊंचाई, ऊंचाई मतलब जो समाना, ये वाली जो दूरी है इसको अपन ऊंचाई कहेंगे। ये जो ऊंचाई है ये हमें दे रखी है 4 सेंटीमीटर है, तो इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, इसका क्षेत्रफल हो जाएगा, आधार तो हो गया 5 सेंटीमीटर इंटू ऊंचाई कितनी होगी 4 सेंटीमीटर। तो देखो आंसर आ जाएगा 5 चौके 20, और सेंटीमीटर सेंटीमीटर को गुणा करेंगे तो सेंटीमीटर स्क्वायर, 20 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखो इसमें आप लोगों को जल्दीबाजी में गलत हो सकता है। देखो 20 ऑप्शन यहाँ पर भी है, 20 ऑप्शन यहाँ पर भी है। जल्दीबाजी में आप लोग हो सकता है कि इसको टिक कर दो, ठीक है, लेकिन ये गलत है क्योंकि इसमें केवल 20 सेमी दे रखा है। 20 सेमी क्षेत्रफल, सेमी जो है क्षेत्रफल का मात्रक नहीं होता है, क्षेत्रफल का मात्रक होता है वर्ग सेंटीमीटर। क्या होता है, सेंटीमीटर स्क्वायर या वर्ग सेंटीमीटर होता है बच्चों, ये ध्यान रखना। तो सही ऑप्शन डी होगा,
ये गलत होगा, इसको आप लोग नहीं करना। ठीक है, ये आप लोग मात्रकों का भी विशेष ध्यान रखना। मैंने जब क्वेश्चन कराए तब भी आप लोगों को समझाया कि मात्रकों का विशेष ध्यान रखना। ठीक है, ऐसे ही अगला क्वेश्चन देखो, ये तो सिंपल सा है, आप लोगों को ध्यान होना चाहिए कि एबीसी भुजाएं हैं जहां पर एस ए प्लस बी प्लस सी बटे 2 है, तो हीरो सूत्र क्या होगा? हीरो सूत्र आप लोगों को पता है, एस इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी का रूट होता है। बड़ा आसान सा क्वेश्चन है। इसके अलावा अगर अपन नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो एक त्रिभुज और समांतर चतुर्भुज का आधार व क्षेत्रफल समान है। मतलब एक तो है त्रिभुज अपने पास, ठीक है, एक तो मान लो त्रिभुज है और एक समांतर चतुर्भुज है। तो मान लो बच्चों जैसे एक ये समांतर चतुर्भुज है और एक त्रिभुज है। एक क्या है? त्रिभुज। इन दोनों का आधार समान है। कोई भी त्रिभुज मान लो, जैसे मैं त्रिभुज मान लेता हूं, थोड़ा इधर बना लेता हूं, ये त्रिभुज है। ठीक है, इनका जो आधार है वो समान है। और आधार कितना दे रखा है? आधार दे रखा है 28 सेंटीमीटर। दोनों का आधार समान है 28 सेंटीमीटर। अब हमें त्रिभुज की और भी भुजाएं दे रखी है कि एक भुजा है 26, ये मान लो 26 सेंटीमीटर है, और ये भुजा है 30 सेंटीमीटर, सभी सेंटीमीटर में। हमें कहा है कि चतुर्भुज की ऊंचाई ज्ञात करो। ये जो चतुर्भुज है इसकी यहां से लेकर यहां तक की ऊंचाई क्या होगी? ये ऊंचाई हमें ज्ञात करनी है। अब कैसे ज्ञात करेंगे? तो इसके लिए पहले आप लोगों को ये त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। किसका क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा बच्चों? त्रिभुज का क्षेत्रफल। देखो कैसे निकालोगे, ठीक है, ध्यान से समझना। देखो ये पहले हीरो सूत्र, हीरो सूत्र में देखो अभी लास्ट इसी क्वेश्चन में बताया है। हीरो सूत्र में क्या है? पहले तो एस निकलता है। कैसे निकलता है? ए प्लस बी प्लस सी बटे 2, और फिर ये हीरो सूत्र लगता है। ठीक है ना? सेम आप लोगों को यही अप्लाई करना है। देखो कैसे अप्लाई करोगे, तो मान लो जैसे पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल रहे हैं, तो मान लो एस निकालता हूं। पहले एस कैसे निकलेगा? 26 प्लस 30 प्लस 28, ठीक है, बटे 2। अगर आप लोग इसको सोल्व करोगे तो एस बराबर आ जाएगा, ये आ जाएगा, ये 884 आ जाएगा। बटे 2 करेंगे तो 42 इसका सही आंसर हो जाएगा, 42। ये तो एस का मान आ गया। फिर ये जो सूत्र क्या था? एस इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी, ये फॉर्मूला था, और इसके ऊपर क्या लगा हुआ था? रूट। तो एस का मान हमें मिल गया। एस का मान कितना है? 42। तो 42 इंटू 42 माइनस ए कोई भी एक भुजा ले लो, 26 इंटू ऐसे ही 42 माइनस 28 इंटू ऐसे ही 42 माइनस आएगा माइनस, और तीसरी भुजा है 30 सेंटीमीटर। इसका रूट करना है। इसको सोल्व करोगे तो क्षेत्रफल आएगा। आप लोग ट्राई करके देखना। मैं इसको कैलकुलेट कर लेता हूं कितना आएगा। ये सोल्व करने के बाद में आ रहा है 336 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है, अभी अब मैंने आप लोगों को बताया कि ये क्षेत्रफल आ गया है। अब अगर मैं इसका क्षेत्रफल निकालूं, देखो मुझे कहा है कि त्रिभुज और समांतर चतुर्भुज का आधार और क्षेत्रफल भी समान है। कहा है कि क्षेत्रफल यानी त्रिभुज का क्षेत्रफल जितना है उतना ही समांतर चतुर्भुज, यानी समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल भी कितना है? 336 वर्ग सेंटीमीटर। अब देखो अभी समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल मैंने बताया था, आधार इंटू ऊंचाई बराबर क्षेत्रफल होता है, जो कितना है? 336। आधार हमें दे रखा है 28 इंटू एच बराबर 336। तो एच बराबर कितना हो जाएगा? 336 बटे 28, और इसको अगर आप लोग सोल्व करोगे तो आंसर आ जाएगा ये 12। ठीक है, 12 आंसर 12 सेंटीमीटर। ठीक है, सही आंसर हो जाएगा। ऐसे आप लोग ट्राई करके देखना। अपने ये क्लासेस हुई है, आप लोगों ने अगर नहीं ली है तो जरूर एक बार पढ़ना जरूर। इनको अच्छे से मैंने समझाया है कि कैसे इस प्रकार के क्वेश्चन हल किए जाते हैं। देखो अगला क्वेश्चन, साधारणतया एक किताब एक ठोस आकृति है जिसका नाम है, मतलब किताब की जो आकृति होती है वो कैसी होती है? किताब दिखने में कैसी होती है? तो सिंपल सा है, घनाभ जैसी होती है। किताब जो होती है, किताब की आकृति घनाभ की जैसी होती है। ठीक है ना? ऐसे ही नेक्स्ट देखो, राम एक ठोस घन बनाना चाहता है जिसकी भुजा 15 सेंटीमीटर, मतलब उसे घन बनाना है। क्या बनाना है? घन बनाना है। और
उसकी जो भुजा है वो कितनी है, 15 सेंटीमीटर। तो इसके लिए 5 सेंटीमीटर भुजा की कितने घनाकार टुकड़ों की आवश्यकता होगी। देखो बच्चों, फॉर्मूले से आप लोग इसको कर सकते हो, लेकिन थोड़ा इमेजिन करके देखो। अगर मैं 5-5 सेंटीमीटर के घन रखूंगा तो 15 सेंटीमीटर के लिए कितने घन चाहिए होंगे मुझे, 5 5 5, ठीक है, 3 घन चाहिए होंगे। ऐसे ही 5 सेंटीमीटर 15 सेंटीमीटर इधर करना है तो 5 5 5, ठीक है, 3 घन इधर चाहिए होंगे। यानी एक साइड में कितने, 9 घन हो गए, 9 घन इधर, 9 बीच में, 9 आगे, यानी टोटल 27 घन चाहिए होंगे। कितने चाहिए होंगे, 27। अगर फिर भी आप लोगों को अलग तरीके से सोल्व करना है, मतलब फॉर्मूले से सोल्व करना है, तो देखो आयतन से निकाल सकते हो। 15 सेंटीमीटर अगर 15 सेंटीमीटर अगर भुजा है तो घन का आयतन क्या होगा, भुजा गुणा भुजा गुणा भुजा, यानी भुजा क्यूब, ठीक है। और हमें चाहिए 5, हम अपने पास है 5-5 सेंटीमीटर भुजा के घन। तो इस एक घन का आयतन कितना होगा, इसका आयतन होगा 5 गुणा 5 गुणा 5, भुजा क्यूब इसका हो जाएगा। अब मैं जैसा मुझे घन बनाना है उसमें मेरे पास जो छोटे घन है उनके आयतन का भाग दे देता हूं। देखो इसका भाग दिया मैंने 3 बार, ये कटा 3 बार, ये कटा 3 बार, तो आंसर कितना आ गया, 27 घन अपने को चाहिए। यानी आप लोग आयतन से भी निकाल सकते हो कि जो घन हमें बनाना है उसके आयतन में जो अपने पास है उसके आयतन का भाग देके घनों की संख्या आप लोग निकाल सकते हो, ठीक है। इसके अलावा देखो, एक समकोणीय वृत्तीय बेलन का आयतन और वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है। देखो बच्चों, मैं पहले आप लोगों को बता दूं, जैसे मान लो ये एक घन मान लो आप लोग, ठीक है, घन नहीं बेलन है, ठीक है। समकोण वृत्तीय मतलब ये समकोण होगा, इसमें इस तरीके से ये बेलन है, एक बेलन है। इसमें क्या है कि आयतन, आयतन मतलब इसमें अगर मान लो अपन जैसे इसका भाग देखें कि कितना आयतन घेर रहा है, तो आयतन का सूत्र आप लोगों को पता है, पाई आर स्क्वायर एच होता है। एच इसमें ये ऊंचाई है और आर जो है वो यहां से लेके यहां तक की दूरी यानी त्रिज्या है, ठीक है। मध्य बिंदु से परिधि तक की दूरी जो है वो क्या है, त्रिज्या, तो पाई आर स्क्वायर। अब वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठ मतलब जो पृष्ठ मुड़ा हुआ है, घुमा हुआ है, जो समतल नहीं है, उसका क्षेत्रफल पूछा है। तो उसका क्षेत्रफल सीधी सी बात है पाई आर स्क्वायर, पाई आर एच होता है, टू पाई आर एच होता है, तो इसका ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही अगला क्वेश्चन देखो, देखो कितना आसान, मैं बता रहा हूँ क्वेश्चन बहुत आसान होते हैं, आप लोगों को थोड़ा ध्यान से समझना चाहिए। पाई का मान नीचे दिया हुआ है, ये पाई का मान दिया हुआ है, ठीक है। दशमलव के बाद सबसे ज्यादा और सबसे कम बार आने वाले अंक कौन से हैं, सबसे ज्यादा बार कौन सा आ रहा है, तो आप लोग ये तो आसानी से देख के बता सकते हो। ये देखो 3 3 3 3 3 बहुत बार आ रहा है, तो 3 तो सबसे ज्यादा हो गया। और कम अगर देखें तो अपन ये देख सकते हैं 0 एक ही बार आया है, यानी 3 और 0 इसका सही आंसर हो जाएगा। 3 और 0 क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, एक और क्वेश्चन है, एक लेखा चित्र द्वारा कोई आंकड़े हैं, उनको लेखा चित्र द्वारा प्रदर्शित करना है, तो वह विधि जिसमें आंकड़े उन आयतों द्वारा प्रदर्शित किए जाते हैं जिनका आधार एक्स अक्ष हो, आधार चौड़ाई में हो, दो आयतों के बीच छोड़ा गया स्थान बराबर हो, तो क्या कहलाता है। इसको बच्चों स्तंभ ग्राफ कहते हैं। क्या कहते हैं, स्तंभ ग्राफ। आप लोगों को मैं बता दूं, देखो अगर मान लो चित्र में इस तरीके से ग्राफ बनाया गया है, ठीक है, इसमें ये वाला जो बीच का क्षेत्र जगह है वो बराबर है, और मतलब आयत बने हुए जगह छोड़ छोड़ के बने हुए, तो ऐसे ग्राफ को कहते हैं स्तंभ ग्राफ। कब बनाया जाता है, जो मान लो कि जैसे आज के टाइम पे जैसे अपन बात करें कि देश हैं अलग अलग, जैसे इंडिया है, अमेरिका है, इनकी जीडीपी को हमें दिखाना है। मतलब अपने पास एक तरफ है एक कोई राशि है, जैसे रुपए हो गए, जीडीपी के लिए रुपए हो गए, और एक अक्ष पर अपने पास अलग अलग कैटेगरी हो गई, जैसे इस अक्ष पर मैं इंडिया, ठीक है, अमेरिका, इस तरीके से अलग अलग देश बता दूंगा, और इस अक्ष पर मैं रुपए में जीडीपी दर्शा दूंगा। तो जब कैटेगरी हो, अलग अलग कैटेगरी हो, तब अपन स्तंभ ग्राफ बनाते हैं। एक आयत चित्र भी ऐसा ही होता है, लेकिन आयत चित्र में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। देखो आयत चित्र में क्या होता है बच्चों, आयत चित्र में जगह नहीं होती, ठीक है, आयत चित्र कुछ ऐसा बनता है, ठीक है। ये स्तंभ ग्राफ है, बार
डायग्राम जिसे बोलते हैं, और जो आयत चित्र हिस्टोग्राम कहा जाता है इसको, यह आयत चित्र होता है। इसमें जगह नहीं होती बीच में, सबसे बड़ा डिफरेंस ये होता है। और दूसरी, इसमें जो ये स्तंभ होते हैं ना, ये कैटेगरी को नहीं, एक कैटेगरी को नहीं दर्शाते हैं, ये दर्शाते हैं अपन कह सकते हैं जिसको एक रेंज को दर्शाते हैं। जैसे मान लो यहां से ये 100 से चालू हुआ है और यहां तक 200 है, फिर यहां तक ये 300 है, तो ऐसे रेंज को दर्शाते हैं ये, ठीक है। इसमें रेंज नहीं होती, इसमें कैटेगरी होती है। ये आयत चित्र हो गया। ऐसे ही नेक्स्ट देखें तो देखो कितना आसान क्वेश्चन है कि दो चिन्ह दे रखे हैं, एक तो ये है और एक ये है, इनका मान क्या होगा। तो देखो इसका मान तो 1 2 3 4 और 5 ऐसे दर्शाया जाता है, लेकिन ये कोई सिंबल नहीं है ऐसा। अपन इसको इस तरीके से नहीं काटते हैं, इस तरीके से काटा जाता है, यानी ये गलत है, ये सही है। और ये 5 को दर्शा रहा है, यानी इसका ऑप्शन हो जाएगा बी, 5 को दर्शा रहा है। और ये दूसरा चित्र जो है वो परिभाषित नहीं है, ठीक है। इसके बाद देखो, यदि एक्स अक्ष पर ग्राफी रूप में प्रदर्शित किया गए आंकड़े 1.5 लाख यानी 1.5 लाख, ठीक है, 1,50,000, 2.1 लाख यानी 2,10,000, 2.7 लाख यानी 2,70,000, 3.3 लाख यानी 3,30,000, ठीक है। ऐसे आंकड़े, तो इकाई मतलब अगर हमें उपयुक्त स्केल लेना है तो इनमें से एक खाना किसके बराबर मानना होगा, एक इकाई किसके बराबर लेनी होगी। तो देखो आप लोग ऐसे ध्यान रखो कि वो छोटी से छोटी संख्या ढूंढो, या मतलब एक उपयुक्त माप के लिए अगर हम इनमें से देखेंगे तो जिसका भाग इन सब में जाता हूं, ठीक है, जिस मान के टुकड़े अपन सबके बनाए सके उसको अपन स्केल के रूप में ले सकते हैं। जैसे अगर 50,000 की बात करें तो 50,000 के 4 टुकड़ों से थोड़ा 10,000 ज्यादा बन जाएगा, 50-50 के 4 होने के बाद में 10,000 थोड़ा ज्यादा बन जाएगा, तो ये सही से नहीं दर्शा पाएंगे अपन, ठीक है। इसके अलावा अगर 30,000 देखें तो देखो 30,000 उपयुक्त, मेरे हिसाब से 30,000 जो है वो उपयुक्त स्केल होगा, क्योंकि देखो 30,000 का भाग इसमें भी जाएगा, इसमें भी पूरा पूरा, इसमें भी और इसमें भी पूरा पूरा जाएगा, तो ये एक उपयुक्त स्केल के रूप में अपन ले सकते हैं। तो इसका आंसर 30,000 हो जाएगा, ठीक है। आप लोग भाग देके देख सकते हो इसको। नेक्स्ट देखो, बड़ा आसान क्वेश्चन है कि निम्न वृत्त में विभिन्न मदों पर किया जाने वाला व्यय अवरोही क्रम में है। मतलब अवरोही क्रम में मतलब सबसे ज्यादा खर्च कहां हुआ है, सबसे कम खर्च कहां हुआ है, इसको क्रम में हमें दर्शाना है। तो सिंपल सी बात है, ये जो वृत्त चित्र होता है इसमें जो सबसे ज्यादा डिग्री का कोण बनता है जहां पर, ठीक है, वो सबसे बड़े मान को दर्शाता है। जैसे खाना जो है 150 डिग्री कोण पर बन रहा है, यानी ये सबसे बड़ा मान इस पर है, और खर्च है तो सबसे ज्यादा खर्च खाने पर हो रहा है। दूसरे नंबर पर देखिए तो 75 डिग्री का कोण है, मकान किराया दूसरा खर्चा है सबसे बड़ा, फिर 70 डिग्री है तीसरा, तो कपड़े हो गए, फिर बचत हो गई और फिर शिक्षा हो गई। तो अगर इस रूप में देखें तो खाना, मकान किराया, कपड़े, बचत और शिक्षा, बी इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है बच्चों। तो इस प्रकार के ये क्वेश्चन हैं, बड़े आसान से क्वेश्चन होते हैं। तो बच्चों आज की जो इस पेपर के जो क्वेश्चन बचे हुए थे वो सारे क्वेश्चन मैंने करवा दिए हैं। आप लोग अगर किसी स्पेसिफिक किसी पेपर का अगर आप लोगों को सॉल्यूशन चाहिए तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो, मैं आप लोगों को उसका सॉल्यूशन जो है आप लोगों को शेयर कर दूंगा, आप लोगों को वीडियो बना दूंगा, उसके लिए आप लोगों को उससे कोई समस्या नहीं आएगी। तो स्टूडेंट्स आज की क्लास में इतना ही। अपन जो भी नेक्स्ट क्लास है उसमें आगे किसी दूसरे पेपर के साथ सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे। और अगर आप लोगों को इस क्वेश्चन पेपर की पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो, जिसका लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर आप लोग टेलीग्राम पर आधार स्टडी लिख के सर्च कर लेना, आप लोगों को जो लोगो है वो आप लोगों को दिख जाएगा। स्क्रीन पे लोगो आ रहा है, वैसा लोगो आप लोगों को दिख जाएगा, वो हमारा चैनल है। वहां पे जो क्विज वगैरह है वो आते रहते हैं, नोट्स वगैरह आते रहते हैं, फैक्ट्स जो है, तथ्य जो एग्जाम में पूछे जाते हैं वो अक्सर आते रहते हैं, तो आप लोगों को उपयोगी होगा, आप लोग ज्वाइन कर सकते हो उसको, ठीक है। अगर आप लोगों ने मैथ्स की क्लासें नहीं ली है तो आप लोगों को लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप लोग क्लासें ले सकते हो। तो बच्चों आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना। मिलते हैं अगली क्लास में, धन्यवाद।